हेलो गाइस, गुड इवनिंग। क्या तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्या तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है? गाइस, चलो गाइस शुरू करते हैं। ऑल राइट। सर, आप उड़ीसा में कहाँ से हो? जय जगन्नाथ सर। जाने दे भाई। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है? आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, क्या करने वाले हैं आज? अपन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट चैप्टर का पूरा रिवीजन करने वाले हैं। ये चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है। पिछले अटेम्प्ट में ये आपके करीबन 6 से 7 नंबर का आया था, और अगर मैं आपके एमसीक्यूज भी मिला दूं तो करीबन टोटल टोटल 9 मार्क्स का आया था ये चैप्टर। तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो ये भी बोल सकते हो कि सर, अगर पिछले अटेम्प्ट में आ गया तो इस बार तो चांसेस बहुत कम है। पर ऐसी बातें करना नहीं, आईसीएस सुन लेता है कभी कभी, फिर धो देता है। ठीक है, तो मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो, पूरा चैप्टर का रिवीजन करेंगे। ये नोट्स जो है मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के पास एडिशन 1 हो, अगर 1 है एडिशन 1, तो आप लोगों को ये नोट्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अभी वीडियो के बाद, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप ये नोट, सिर्फ ये चैप्टर का नोट जो है इसको प्रिंट करवा सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि मैंने इसका पूरा जो फॉर्मेट है ना, और पूरा जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस बदला है, ताकि आप लोगों के ईज के लिए आप लोगों को और अच्छे से याद हो सके। आईसीआई के भी सीक्वेंस से ज्यादा बेटर सीक्वेंस बना रखा है हमने। ठीक है। ओके ओके गाइस, चलो। गोविंद पूछ रहे हैं सीए फाइनल का कब आएगा? दोस्त, सीए फाइनल का चल ही रहा है, जरा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और वहां पे ध्यान दो थोड़ा सा। दोस्तों मेरी बात सुनो, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का रिवीजन करने वाले हैं। ये सेक्शन 73 से शुरू होता है और 76 ए पे खत्म होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सर, सबसे पहले समझो डिपॉजिट का डेफिनेशन क्या होता है। सबसे पहले तो इन्होंने डिपॉजिट के डेफिनेशन में जितनी चीजें मिला सकती थी इन्होंने मिला डाली। बोली डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसीट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट, लोन और इन एनी अदर फॉर्म। किसी भी तरीके से अगर पैसा आ रहा है तो इसको इन्होंने क्या बोला? डिपॉजिट का नाम दिया। एक सेकेंड, इन्होंने क्या किया? किसी भी चीज को डिपॉजिट का नाम दिया। डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसीट ऑफ मनी बाय द डिपॉजिट और लोन और इन एनी अदर फॉर्म, उसको हम कहते हैं सर डिपॉजिट। कोई भी चीज, जो भी पैसा आया है उसको हम डिपॉजिट बोलेंगे। पर डिपॉजिट में क्या इंक्लूड नहीं होता? इट डज नॉट इंक्लूड सच कैटेगरी ऑफ अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द आरबीआई। तो सर सारी चीजें इंक्लूड कर लेंगे, फिर कुछ चीजें जो हम प्रिस्क्राइब करेंगे उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। नाटक है सर इनका। पहले इंक्लूड कर लिया, फिर 16 चीजें इन्होंने लिखी जो इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है सर, कुछ चीजें ध्यान रखो। डिपॉजिट का रीपेमेंट एकदम टाइम बाउंड होना चाहिए, ये कंपनीज एक्ट चाहता है। दूसरा, डिपॉजिट जो है आपका सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। प्राइवेट कंपनी जो है ना, वो डिपॉजिट में सिर्फ मेंबर से पैसे ले सकती है, पर पब्लिक कंपनी जो है वो मेंबर से भी ले सकती है और पब्लिक से भी पैसे ले सकती है। सर ये आपका बेसिक प्रोविजन है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। अब सर एक एक करके हम समझेंगे कौन कौन सी चीजें डिपॉजिट के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होती। बेटा, कौन कौन सी चीजें डिपॉजिट के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होती? सर कौन कौन सी चीजें डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं होती? सबसे पहला, अगर आप गवर्नमेंट से पैसा लोगे, गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, लोकल अथॉरिटी हो गया, कोई भी गवर्नमेंट से अगर आप पैसा ले रहे हो तो उसको। सर ठीक है, सुनो। कुछ आप लोगों को अगर इधर स्क्रीन पे डिस्टरबेंस आए तो मेरे को बताना। ये यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन का आई थिंक वो
हवा के कारण कुछ हो रहा है। सर अगर आपको कोई डिस्टर्बेंस आए तो मेरे को बता देना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? चैट नहीं देख रहा हूँ मैं। मेरी बात सुनना, सर डिपॉज़िट में क्या-क्या आता है? गवर्नमेंट आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी आता है और उसके बाद आपका स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी एक्ट या कोई भी और सोर्स जहाँ से रिपेमेंट गारंटीड है, वो गारंटी आता है। सर सिंपल सी बात समझो, गवर्नमेंट से कोई भी पैसा आया, गवर्नमेंट से कोई भी पैसा आया, कोई भी गवर्नमेंट से पैसा आया ना, उसको आप डिपॉज़िट नहीं मानोगे। दूसरा सर फॉरेन सोर्स है, फॉरेन सोर्स मतलब बाहर से, बाहर का गवर्नमेंट हो गया, बाहर का कोई इंसान हो गया, बाहर का कोई बैंक हो गया, कहीं से भी अगर पैसा आ रहा है ना, कहीं से भी अगर पैसा आ रहा है तो उसको फॉरेन सोर्स से माना जाएगा। सर बैंक्स एंड पीएफआई से, बैंक्स एंड पीएफआई से मतलब क्या? अगर आपको कोई भी बैंक या कोई भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर पैसा दे रही है, कोई बैंकिंग कंपनी एसबीआई या एसबीआई की सब्सिडरी कोई भी अगर पैसा दे रहा है ना, वो यहाँ पे आ जाएगा। सर ये पहले के 3 पॉइंट देखो बहुत सिंपल है, सरकार से आ रहा है या फिर फॉरेन सोर्स से आ रहा है या फिर आपको बैंक एंड पीएफआई से आ रहा है। उसके बाद सर अगर आप कमर्शियल पेपर इश्यू कर रहे हो, सीपीज मतलब क्या? कमर्शियल पेपर। अगर आप कमर्शियल पेपर इश्यू कर रहे हो तो कमर्शियल पेपर के सामने जो भी पैसा आ रहा है ना, उसको हम क्या मान लेंगे? उस कमर्शियल के सामने जो भी पैसा आ रहा है उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। सर ये एक एक लाइन की चीज है, ये एक एक लाइन की चीज है, आपको बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन आने का चांसेस है नहीं, पर फिर भी आपको याद रख लेना चाहिए कि गवर्नमेंट से पैसा आया, फॉरेन सोर्स से पैसा आया, बैंक से पैसा आया, ये सब कंसिडर नहीं होगा। उसके बाद सर बात करते हैं इंटर कॉर्पोरेट लोन्स की। अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी को लोन दे रहा है या एक कंपनी दूसरे कंपनी में डिपॉजिट दे रहा है ना, तो उसको भी क्या नहीं माना जाएगा? डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है सर। उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन मनी की। ये इंपॉर्टेंट है, मेरी बात सुनो। अगर एक कंपनी को एप्लीकेशन मनी आया है ना, क्यों एप्लीकेशन मनी आया है? फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज, तो उसको हम उस एप्लीकेशन मनी को डिपॉजिट नहीं मांगेंगे। पर एक बात सुनो, अगर 60 डेज के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? अलॉटमेंट। अगर नहीं करते हो अलॉटमेंट तो उसके 15 दिन के अंदर क्या कर दो? रिफंड। अगर वो 15 दिन के अंदर आप रिफंड भी नहीं करते हो ना, तो जिस समय रिफंड नहीं किया उसके बाद उसको क्या मान लिया जाएगा? डिपॉजिट मान लिया जाएगा। सर सबसे पहला, एनी अमाउंट रिसीव्ड, एनी अमाउंट रिसीव्ड pursuant to an offer made towards subscription to any securities including share application money or advance towards allotment of securities pending allotment। मतलब कोई भी एप्लीकेशन मनी आया ना, तो उसको हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। लेकिन सर अगर आपने एप्लीकेशन मनी आया है तो आपको 60 डेज के अंदर अलॉटमेंट करना पड़ेगा। नहीं कर रहे हो तो 15 दिन के अंदर रिफंड करो, वरना आप उसको डिपॉजिट की तरह ट्रीट करोगे। अब सर सुनो, आप ना रिफंड मतलब रिफंड करो। अगर आपने कोई एडजस्टमेंट कर लिया ना, तो उसको रिफंड नहीं माना जाएगा। आपने कोई भी एडजस्टमेंट किया अदर देन व्हाट इज अलाउड ऑफ एप्लीकेशन मनी। सर एप्लीकेशन मनी का दो ही एडजस्टमेंट अलाउड है, एक तो एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट या फिर रिफंड। आपने कोई भी और एडजस्टमेंट किया ना, उसको रिफंड नहीं मानेंगे, उसको कुछ भी नहीं मानेंगे। सर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, डायरेक्टर। सर अगर एक कंपनी को उसके डायरेक्टर से पैसा आया, क्या उसको डिपॉजिट बोलोगे? लॉ ने बोला देखो भाई, अगर तुम पब्लिक कंपनी हो और तुमको अगर अपने डायरेक्टर से पैसा आ रहा है, या अगर तुम प्राइवेट कंपनी हो और तुमको अपने डायरेक्टर से और उनके रिलेटिव से पैसा आ रहा है ना, उनको हम क्या नहीं कहेंगे? उनको हम डिपॉजिट नहीं कहेंगे। लेकिन दो कंडीशन मीट होना चाहिए। सबसे पहला सर, जब आप ये पैसा दे रहे हो ना, तो डायरेक्टर ने एक डिक्लेरेशन दिया है। क्या डिक्लेरेशन? ये पैसा मेरा खुद का है और मैंने लोन और बोरिंग से ये पैसा नहीं लिया है, ये मेरा खुद का पैसा है और मैंने लोन और बोरिंग से पैसा नहीं लिया है। और दूसरा सर, उसको क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा? इन द बोर्ड रिपोर्ट उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि ये पैसे हमने एक्सेप्ट किए हैं। सर कहां डिस्क्लोज करोगे आप? बोर्ड रिपोर्ट में। दोस्तों क्या आपको मेरी बात समझ आई? क्या बोला मैंने? सर मैंने ये कहा कि अगर डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर के समय, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर डायरेक्टर की बात करें तो अगर आप डायरेक्टर से पैसा ले रहे हो, सर सुनो, पब्लिक कंपनी के केस में डायरेक्टर से पैसा या प्राइवेट कंपनी के केस में डायरेक्टर या उनके रिलेटिव से पैसा आप अगर ले रहे हो ना, तो उसको पैसा डिपॉजिट नहीं माना जाएगा अगर ये दो कंडीशन मीट हो जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? हल्की हल्की, हल्की हल्की। अरे समझ आ रहा है क्या? पढ़ाई पे ध्यान दे रहे नालायक। सर यस बोलो ना, थोड़ा चैट पे एक्टिव रहो ना, मेरे को समझ आएगा कौन कौन आया है। प्लीज मेरी बात सुनो। उसके बाद सर मैंने क्या कहा? कोई भी बॉन्ड्स या डिबेंचर हो, ये बात मेरी एकदम ध्यान से सुनना। सर कोई भी बॉन्ड्स या डिबेंचर हो उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। सर बॉन्ड्स या डिबेंचर मतलब क्या है? एकदम ध्यान से सुनो। सर अगर कोई सिक्योर्ड बॉन्ड है, सिक्योर्ड किसके तरफ से है? कोई भी एसेट से सिक्योर्ड है, एक्सक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट, मतलब सिर्फ टेंजिबल एसेट से सिक्योर्ड है, और उसमें जो अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी है ना, वो मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट से ज्यादा है, तो लॉ ने बोला सिक्योर्ड बॉन्ड या डिबेंचर जो है ना, उसको अपन क्या नहीं मानेंगे? उसको अपन डिपॉजिट नहीं मानेंगे। दूसरा, अगर कोई कन्वर्टेबल, कंपल्सरीली कन्वर्टेबल बॉन्ड या डिबेंचर है जो 10 साल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, उसको भी अपन क्या नहीं मानेंगे? डिपॉजिट नहीं मानेंगे। और अगर कन्वर्टेबल भी नहीं है और सिक्योर्ड भी नहीं है, पर सर वो जो डिबेंचर है ना, वो लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसको भी हम क्या नहीं मानेंगे? डिपॉजिट नहीं मानेंगे। तो तीन चीजें सर, या तो सिक्योर्ड है,
या तो कन्वर्टेबल है या फिर सिक्योर्ड भी नहीं है, कन्वर्टेबल भी नहीं है, पर डिबेंचर है जो लिस्टेड है ना, तो लॉ ने बोला उनको हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। तो सर सुन लो मेरी बात, क्या कहा मैंने फिर से, आप एक्टिवेशन गेमिंग में ब्लॉक कर दूंगा भाई, प्लीज मेरे पढ़ाई करवाने दे, लास्ट में मस्ती करेंगे, पहले पढ़ाई कर लो प्लीज, मेरी बात सुनो। सर मैंने क्या कहा, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स का क्या होगा, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स का क्या होगा, अगर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या डिबेंचर्स है तो आप क्या करोगे, उसको उसको डिपॉजिट नहीं मानोगे। अगर सिक्योर्ड बॉन्ड या डिबेंचर है तो उसको डिपॉजिट नहीं मानोगे। और अगर अगर कन्वर्टेबल भी नहीं है, सिक्योर्ड भी नहीं है, पर क्या है सर, आपका अनलिस्टेड, लेकिन आपका लिस्टेड डिबेंचर अगर है ना, तो लॉ ने बोला उसको भी डिपॉजिट नहीं मानेंगे। तो सर ये तीन चीजों को इन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद सर बात करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम एम्प्लॉय। सर एम्प्लॉय से अगर पैसा आ रहा है, एम्प्लॉय से क्या आ रहा है, डिपॉजिट आ रहा है। एम्प्लॉय से डिपॉजिट कब आता है सर, यूजुअली आता है कभी कभी गवर्नमेंट कंपनीज में या इस तरह की जगह में। अगर आपको एम्प्लॉय से डिपॉजिट आ रहा है, वो डिपॉजिट अगर उनके एनुअल सैलरी से कम है और उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, तो लॉ ने बोला जाने दो, उसको डिपॉजिट नहीं मानना, भले है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट, पर उसको ये चैप्टर में डिपॉजिट नहीं मानना। उसके बाद से ट्रस्ट की बात करें तो ट्रस्ट में सर कोई भी नॉन इंटरेस्ट बेरिंग अमाउंट आता है ना, तो उसको आप डिपॉजिट नहीं मानोगे। फिर सर याद करो मेरे साथ, इन कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब आपके बिजनेस के दौरान आपको, अगर बिजनेस के दौरान कोई पैसा आ रहा है तो उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। सर बिजनेस के दौरान मतलब क्या दोस्तों, ये रिवीजन एकदम ध्यान से सुनना। सर बिजनेस के दौरान मतलब क्या, मेरी बात सुनो, अगर आपको कोई एडवांस मिला है फॉर गुड्स और सर्विसेज, आपने कोई गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करने के लिए एडवांस लिया है और आपको 365 डेज के अंदर वो गुड्स या सर्विस जो है वो सप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो एडवांस को डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। तो गुड्स या सर्विस के लिए लिया है आपने। दूसरा, अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लिया है और वो जो एडवांस है ना, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जब दोगे उसके लिए एडजस्ट हो जाएगा। मतलब आपने घर खरीद, किसी को घर खरीदना था, उसने एडवांस दिया, बाद में आप घर दोगे उसको और वो एडवांस के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा, तो उसको भी आप डिपॉजिट नहीं मानोगे। तीसरा, अगर किसी ने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रैक्ट, उसको भी डिपॉजिट नहीं मानोगे। चौथा, अगर सर कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है कैपिटल गुड्स का, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है कैपिटल गुड्स का, उसके लिए भी लिया हुआ पैसा जो एडवांस है उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। नेक्स्ट, अगर सर आपने कोई फ्यूचर सर्विस के लिए लिया है, मतलब 5 साल का वारंटी दे दिया आपने, वारंटी दे दिया, या कोई भी मेंटेनेंस, एएमसी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, सर इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट अगर ले रहे हो जिसका सर्विस पीरियड 5 साल से ज्यादा नहीं है, और सर सर्विस पीरियड 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या बिजनेस प्रैक्टिस विच एवर इज लोअर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब जाके उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। सर कोई भी एडवांस रिसीव्ड और अलाउड एज पर सेक्टोरियल रेगुलेटर बाय द सीजीएसजी, सेक्टोरियल रेगुलेटर कुछ अलाउ करता है तो वो भी नहीं माना जाएगा। और सर एडवांस फॉर सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स पब्लिकेशन, मतलब सर अगर न्यूज़पेपर सब्सक्राइब किया है आपने, उसका एडवांस दिया ना, तो उसको भी क्या नहीं माना जाएगा, डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। सर समझे क्या, लेकिन सर ये ऊपर जितनी भी चीजें हैं ना, अगर क्या हुआ, तुमने बोला हम इतने समय के अंदर सामान सप्लाई करेंगे, पर एक दिन आया जब तुमको पता चल गया नहीं भाई अब तो ये हम सप्लाई कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा लाइसेंस छिन गया है या हमारी फैक्ट्री डूब गई या कुछ भी हो गया, तो जिस दिन तुमको समझ आ गया ना कि अब हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको वो पैसा रिफंड करना पड़ेगा। अगर आपने रिफंड नहीं किया ना, उसको डिपॉजिट मान लिया जाएगा। सर इसको याद करने का मैंने क्लास में क्या शॉर्टकट बताया था, बता सकते हो क्या, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। एक तो गुड्स हो गया, दूसरा प्रॉपर्टी हो गया, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, उसके अलावा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हो गए, आपका वारंटी हो गया, मतलब फ्यूचर सर्विसेज हो गया, फ्यूचर सर्विसेज हो गया, और सर ये वाला लास्ट वाला याद कर लो, सब्सक्रिप्शन हो गया। तो GIPLF, हाँ मेरे को GF प्लीज कुछ ऐसा याद आ रहा है, हाँ देखो देखो देखो, जाती नहीं है इंसान की सुनो, GF प्लीज, GF प्लीज, हाँ सर GF प्लीज का शॉर्टकट है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो, आजकल मैं स्क्रीन को स्क्रॉल ज्यादा नहीं करता हूं, मेरी बात सुनो। सर GF प्लीज क्या है, GFPLIS, सर गुड्स, अगर आपने कोई गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई करने का वादा किया और उसके लिए आपने कोई एडवांस लिया, तो उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। एक शर्त है, 365 डेज के अंदर क्या करना, उस गुड्स को दे देना, डिलीवर कर देना। उसके बाद सर यहाँ पे जो आई है वो हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है क्या क्या डिपॉजिट नहीं है, जितना मैं याद करवा रहा हूं उतना ही करो। आई क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के सप्लाई के लिए अगर क्या ले रहे हो, एडवांस ले रहे हो, उसको भी डिपॉजिट नहीं मानेंगे। सर एफ क्या हो गया आपका, कोई फ्यूचर सर्विस या वारंटी, आगे आने वाला कोई सर्विस है या आगे आने वाला कोई वारंटी है, तो उसको क्या नहीं मानेंगे, अरे सुनो, आगे आने वाला कोई सर्विस या वारंटी है तो उसके लिए जो पैसा लिया उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। सर कोई परफॉर्मेंस के लिए अगर आपने सिक्योरिटी लिया है तो उसको भी उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। सर कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग टर्म सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स के लिए आपने लिया है, उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। और एस सर, अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन के पैसे लिए, सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स पब्लिकेशन, मतलब न्यूज़पेपर हो गया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, क्या चाहे वो कुछ हो, तो आप क्या करोगे,
तो अगर इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई हो तो आप क्या कर चाहे वो प्रिंटेबल हो या चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो, आप उसको क्या नहीं मानोगे, आप उसको डिपॉजिट नहीं मानोगे। तो सर ये हो गया। उसके बाद सर आगे बढ़ते हैं, मैं सब एक साथ लास्ट में आपको फिर से रिकलेक्ट करवाऊंगा। सर प्रमोटर की बात सुनो, मेरी बात सुनो। सर प्रमोटर की क्या बात है, प्रमोटर की बात एक बार मेरे से ध्यान से सुन लो। सर कभी कभी क्या होता है, अगर अगर ये मेरी कंपनी है, मैं बैंक से लोन लेने गया, तो बैंक ने लोन में एक स्टिपुलेशन लगाया, कंडीशन लगाया कि अगर प्रमोटर जो है वो कंपनी में पैसा डालेगा ना, वो प्रमोटर अगर कंपनी में पैसा डालेगा तो ही मैं कंपनी को लोन दूंगा। तो इस चक्कर में या तो प्रमोटर ने या प्रमोटर के रिलेटिव ने अगर अनसिक्योर्ड लोन दिया है, तो ये जो अनसिक्योर्ड लोन है ना, इसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। पर कब तक नहीं माना जाएगा, जब तक ये बैंक का लोन रीपे नहीं हो जाता। जब बैंक का लोन रीपे हो जाए तब प्रमोटर को भी पैसे वापस कर देना, वरना प्रमोटर के पैसे को क्या मान लेंगे हम, डिपॉजिट मान लेंगे। तो सर यहाँ पे क्या लिखा है, अगर कोई भी पैसा प्रमोटर लाया है अनसिक्योर्ड लोन के फॉर्म में, फॉलोइंग कंडीशन शुड बी कंप्लाइड। पहला, पैसा ला क्यों रहे हो सर, पैसा ला क्यों रहे हो, क्योंकि स्टिपुलेशन लगाया है लेंडिंग बैंक ने। जो लेंडिंग बैंक, जो बैंक पैसा दे रहा है, उसने स्टिपुलेशन यानी कि कंडीशन लगाया है। दूसरा, लोन जो है प्रमोटर खुद दे रहा है, उसका रिलेटिव दे रहा है, और आपको ये एग्जेम्पशन तभी तक मिलेगा जब तक लोन रीपे नहीं हो जाता। एक बार लोन रीपे हो जाए तो उसके बाद आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद सर निधि कंपनी और सबसे सब्सक्रिप्शन टू चिट्स, सर ये वाला मैं समझाऊंगा नहीं, पर निधि कंपनी कोई भी अमाउंट लेती है ना, उसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। सर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में कोई भी पैसा आया, डिपॉजिट नहीं मानेंगे। सर स्टार्टअप कन्वर्टेबल नोट वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर अगर एक स्टार्टअप है, उसने कन्वर्टिबल नोट इशू किया, कितने का, 25 लाख रुपए का या उससे ज्यादा का। अगर एक स्टार्टअप है जिसने कन्वर्टिबल नोट इशू किया, और वो जो कन्वर्टिबल नोट है ना, इट विल बी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी ऑन रीपेमेंट विद इन पीरियड नॉट एक्सीडिंग 10 साल, 10 साल के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। तो सर उसको भी हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। सर अगर एक स्टार्टअप है, उसने अगर कन्वर्टेबल नोट इशू किया, कन्वर्टेबल नोट जो 25 लाख से ज्यादा का अमाउंट है और 10 साल के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सर स्टार्टअप मतलब क्या, एक प्राइवेट कंपनी जो डीपीआईआईटी के पास रजिस्टर्ड है। डीपीआईआईटी क्या है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री। और सर कन्वर्टेबल नोट मतलब क्या होता है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आगे चल करके डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर देगा, करने का ऑप्शन रखता है। ठीक है, तो सर अगर आपने कोई कन्वर्टेबल नोट इशू किया है, उसको भी डिपॉजिट नहीं मानेंगे। और सर बड़े बड़े लोगों ने से पैसा आया है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, यानी कि क्या, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, वेंचर कैपिटल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये सारे जो बड़े बड़े जगह से पैसा आया है ना, इसको भी आप क्या डिपॉजिट नहीं मानोगे। अब सर एक बार यहाँ पे स्क्रीन में मेरे देख लो, मैं आपको सारा चीज जो डिपॉजिट नहीं मानेंगे वो बता देता हूँ सिंपल में, जितना आपको याद रखना है, जितना स्क्रीन में बस एक पेज में लिखूंगा ना, उतना याद रखना है आपको बेटा। देखो, गवर्नमेंट से कोई भी पैसा आ जाए उसको नहीं रख मानना डिपॉजिट। फॉरेन सोर्स से कोई भी पैसा है, सोर्स मतलब क्या, आपका फॉरेन गवर्नमेंट हो गया, फॉरेन इंडिविजुअल हो गया, फॉरेन बैंक हो गया। उसके बाद सर अगर इंडिया में आपको बैंक से या पीएफआई से पैसा आया, तो उसको क्या नहीं मानना, उसको डिपॉजिट नहीं मानना। सर कमर्शियल पेपर से पैसा आया या इंटर कॉर्पोरेट लोन से पैसा आया, इंटर कॉर्पोरेट लोन या इन्वेस्टमेंट चल रहा है, तो उसको भी डिपॉजिट नहीं मानोगे। उसके बाद सर स्पेशल और इंपॉर्टेंट केसेस, अगर आपको एप्लीकेशन मनी आया, क्या आया, एप्लीकेशन मनी, तो सर एप्लीकेशन मनी को 60 डेज के अंदर अलॉटमेंट करना, और उसके अगले 15 दिन के अंदर क्या कर देना, अगर नहीं कर पा रहे हो अलॉटमेंट तो रिफंड कर देना। नहीं अगर रिफंड किया ना, तो 15 दिन के बाद उसको क्या मान लिया जाएगा, डिपॉजिट मान लिया जाएगा। उसके बाद सर अगर आपको कंपनी के डायरेक्टर से पैसा मिल रहा है, कंपनी का डायरेक्टर क्यों पैसा दे रहा है भाई, उसकी मर्जी, डायरेक्टर दे रहा है या प्राइवेट कंपनी में उसका रिलेटिव दे रहा है, तो उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। शर्त दो है, एक तो खुद से डिक्लेरेशन दे देना, और बोर्ड के रिपोर्ट में डिस्क्लोजर दे देना। बोर्ड के रिपोर्ट में क्या करना, डिस्क्लोजर दे देना। उसके बाद सर अगर आपने कोई एम्प्लॉय से सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है, तो उसको भी नहीं मानेंगे। शर्त सिर्फ इतना है, एनुअल सैलरी से कम होना चाहिए। उसके बाद सर अगर आपने कोई ट्रस्ट ने अगर पैसा लिया है, तो उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। अगर आपने बिजनेस के कोर्स में कोई पैसा लिया है, तो उसको भी डिपॉजिट नहीं मानेंगे। उसके बाद सर मैंने क्या कहा, अगर आप कंपनी के प्रमोटर से पैसा ले रहे हो, कंपनी का प्रमोटर यानी कि कंपनी के मालिक से, या फिर सर निधि कंपनी बंद करके पैसा ले रहे हो, या कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंडर पैसा ले रहे हो, या फिर सर मेरी बात ध्यान से सुनो, या तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, और सर उसके बाद अगर आप स्टार्टअप स्टार्टअप बन करके पैसा ले रहे हो। सर स्टार्टअप बन करके पैसा ले रहे हो मतलब क्या, स्टार्टअप बन करके मतलब कन्वर्टेबल नोट इशू कर रहे हो 25 लाख रुपए या उससे ज्यादा। और सर अच्छा मैं एक चीज भूल गया, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, अगर आप बॉन्ड्स या डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, तो उसको भी क्या नहीं मानेंगे अपन, कन्वर्टेबल अपन उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। और सर लास्ट, अगर आप ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स वगैरह से पैसे ले रहे हो, तो उसको भी डिपॉजिट नहीं मानेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 पॉइंट है सर। कितने पॉइंट्स है, 16 पॉइंट। याद हुआ क्या, याद हुआ क्या।
सर देखो रिवीजन है, रिवीजन में 3 बार करा दिया, उससे ज्यादा मैं क्या ही करवाऊँ अभी। आगे बढ़ते हैं सर, आप लोगों ने अगर याद नहीं हो रहा है तो आप लोगों ने एक बार पूरा फिर से पढ़ करके फिर ये रिवीजन वीडियो देखना चाहिए। पर सर रिवीजन है, रिवीजन है, रिवीजन है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब सर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर डिपॉजिटर मतलब क्या होता है? जो कंपनी को पैसा देता है वो डिपॉजिटर होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चल चल अपने को मत सिखा। सर सेक्शन 73 और 76 अपना सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये 2 सेक्शन हो जाएगा ना, अपना पूरा काम हो जाएगा। सर मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ये रिवीजन वीडियो को रिवीजन की तरह देखेंगे। मैं आपके कॉन्सेप्ट्स याद करवाऊंगा, आपको रिवाइज करवाऊंगा, पर सर आपको ध्यान में कॉन्सेप्ट पहले से होना चाहिए। हमने रेगुलर बैच वाले हमने डिपॉजिट की पूरी रेगुलर क्लास की थी, फिर उसके बाद मैंने आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्लास भी करवाई है। एग्जाम ओरिएंटेड वाले अपन ने पूरी क्लास में डिटेल में 2 दिन में 6 घंटे में पूरा डिपॉजिट का चैप्टर खत्म किया है। अब सर तुम लोगों का काम है मेरे साथ रिवीजन करो, सारे कंसेप्ट्स रिकलेक्ट करो और ये चैप्टर को खत्म करो। अपने को 40-45 मिनट से ज्यादा ये चैप्टर में देना ही नहीं चाहिए। सर सेक्शन 73 क्या कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले मैं आपको बेसिक बेसिक बता देता हूं। सर ये पब्लिक कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी जो है ना सिर्फ अपने मेंबर से पैसा ले सकती है, पर पब्लिक कंपनी जो है ना मेंबर से तो पैसा ले ही सकती है, पर अगर आपको पब्लिक से लेना है ना पैसा तो आप ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एलिजिबल पब्लिक कंपनी बनना पड़ेगा। सर एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या होता है उसके लिए हम अगले सेक्शन में 76 में बात करेंगे। पर सर अब बात करते हैं अगर आपको मेंबर से पैसा लेना है तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले सर ये सेक्शन कहता है कि कंपनी जो भी कंपनी है ना, अगर पब्लिक से पैसा उसको एक्सेप्ट करना है ना तो उसको ये चैप्टर के हिसाब से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके अलावा नहीं कर सकता। लेकिन सर ये जो प्रोविजन है ये बैंकिंग कंपनी को अप्लाई नहीं होगा और उन कंपनी को अप्लाई नहीं होगा जो सीजी और आरबीआई साथ में मिलकर के बताए। जाने दो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सर अगला वाला पॉइंट सुनो। सर कंपनी में सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग, आप जनरल मीटिंग में ओआर पास करके क्या कर सकते हो बेटा, क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर आफ्टर कंप्लाइंग विद द फॉलोइंग कंडीशन। आपने ओआर पास किया, अब आप क्या कर सकते हो सर, मेरे साथ एक बार पढ़ लो, फिर स्क्रीन में देख के सारी चीजें याद करवा दूंगा, उसके ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। एक बार मेरे साथ साथ पढ़ लो। अरे दोस्तों एक बार मेरे साथ साथ पढ़ लो। और तुमको मैं बताऊं, ये जो तुमने ये सोचा ना रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं इसलिए हम लाइव नहीं आएंगे, तुम्हारा नुकसान। मैंने तो 2 लेक्चर अपलोड किए क्योंकि तुम्हारा शेड्यूल बना रहे, वो भी ऐसे लेक्चर है जो यूट्यूब में कहीं नहीं है रे, नया फ्रेश रिकॉर्डिंग है वो, एब्सोल्युटली लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है वो। तुम्हारा लॉस है। और जो लोग आए हो बेटा, भगवान से मेरी दुआ रहेगी, हे भगवान हर इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है उससे ना एक बार लाइक करवा देना। जो जो 1 लाइक मारेगा सर उसके 1 नंबर, उससे ज्यादा नहीं। आपको ऑड नंबर में लाइक्स मारने हैं। अब मेरी बात सुनो, जितने लाइक्स उतने नंबर्स। मेरी बात सुनो, बैठ करके 100 लाइक मत मार देना, तुम्हारे लाइक के लाइक भी हो जाएंगे और मेरा नंबर, मेरे को लाइक भी नहीं मिलेगा और तुमको मार्क्स भी मिल जाएंगे 100। सर ये तो अच्छा है ना, ऐसा थोड़ी होता है। सर मेरी बात सुनो, चलो फटाफट एक बार लाइक मारो बेटा, फटाफट। और तुम लोग अपने दोस्तों को बता रहे हो कि नहीं रैपिड रिवीजन हो रहे हैं? हाँ, बता रहे हो कि नहीं रैपिड रिवीजन हो रहा है? कैसे चलेगा तुम लोग नहीं बताओगे तो? ऐसा थोड़ी होता है छुप छुप के पढ़ाई कर लेना होता है। चलो सुनो दोस्तों, सर अब मैं जो फ्लो में बैठाने वाला हूं ना आप लोगों को, आपको मेरे साथ साथ याद करना पड़ेगा। पूरा अटेंशन देने की जिम्मेदारी आपकी और पूरा 100% कवरेज देने की जिम्मेदारी मेरी। मेरी बात सुनो सर, मैंने क्या कहा, अगर आप सेक्शन 73 की बात करो तो पब्लिक से डिपॉजिट ले सकते क्या? ले सकते हैं, लेकिन ये चैप्टर के हिसाब से। अब बताओ सर मेंबर से डिपॉजिट ले सकते क्या? हाँ बेटा, सबसे पहले क्या पास कर ले, ओआर पास कर ले। उसके बाद सर मैंने क्या कहा, ओआर पास करने के बाद आपको सर्कुलर इशू करना पड़ेगा। सर सर्कुलर कौन से फॉर्म में इशू करते हो आप? डीपीटी 1 फॉर्म में इशू करोगे। उसमें सर बेसिक डिटेल दोगे, जैसे कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्रेडिट रेटिंग क्या है, कितने डिपॉजिटर है, कितना अमाउंट ड्यू है और बाकी सारी चीजें। ये सारी चीजें आप किसको बताओगे? सारी चीजें आप बताओगे। उसके बाद सर सर्कुलर की कुछ खास बातें बता देता हूं। सर आप मेंबर्स को दे रहे हो तो मेंबर्स से पैसा मंगवा रहे हो तो मेंबर्स तक आपको सर्कुलर पहुंचाना भी तो पड़ेगा ना। तो आप जो सर्कुलर है ना सारे मेंबर को रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से भेजोगे या फिर स्पीड पोस्ट से भेजोगे या इलेक्ट्रॉनिक मोड से। ये तीनों में से कोई तो भी मोड से भेजोगे। उसके साथ साथ सर न्यूज़पेपर में भी छापोगे और वेबसाइट में भी डालोगे, मतलब हो हल्ला मचा दोगे सर वेबसाइट से पैसे कि हम मेंबर से पैसा ले रहे हैं, मेंबर से पैसा ले रहे हैं। सर डीपीटी 1 फॉर्म में आपको एक और चीज भी अटैच करना पड़ेगा। आपका जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है ना वो एक रिपोर्ट देगा, ये कंपनी ने पहले डिफॉल्ट नहीं किया है किसी भी डिपॉजिट में, कंपनी ने पहले डिपॉजिट में डिफॉल्ट नहीं किया है, और अगर करा भी है ना तो डिफॉल्ट को सुधारे 5 साल हो गए, डिफॉल्ट को सुधारे 5 इयर्स हो गए, 5 इयर्स हैव लैप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑन विच डिफॉल्ट वाज मेड। उसके बाद सर आप आरओसी के पास फाइल करोगे ये वाला डीपीटी, और आरओसी के पास जब फाइल करोगे ना तो इसमें मेजॉरिटी डायरेक्टर साइन करेंगे। सर एक बात बोलू क्या, चैप्टर 3 प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस जब आप आरओसी के पास डिलीवर करने जाते हो ना बेटा, तो प्रोस्पेक्टस को कौन साइन करता है? सारे डायरेक्टर।
पर जब आप सर्कुलर इशू करने जा रहे हो ना, तो सारे डायरेक्टर ने मेजॉरिटी साइन करेंगे सर, मेजॉरिटी साइन करेंगे और उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप क्या करवा दोगे, इशू करवा दोगे। मतलब इशू करवाने के कम से कम 30 दिन पहले क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। सर ऐसा बोलो, मैंने अभी जैसा बोल रहा हूं वैसा बोलो, इशू करने के कम से कम 30 दिन पहले क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। सर वैलिडिटी क्या रहेगी सर्कुलर की, सर लाइफ टाइम नहीं, जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है ना, उसके बाद 6 महीना, या फिर एक्चुअल डेट ऑफ द जेंडर एजीएम, या फिर जो भी लास्ट ड्यू डेट था ऑफ द एजीएम, ये तीनों में से विच एवर इज अर्लीस्ट ऑफ अंटिल 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एजीएम का डेट या फिर लास्ट डेट फॉर ऑन विच द एजीएम वाज सपोज्ड टू बी हेल्ड। सर आपको हर फाइनेंशियल ईयर के लिए एक फ्रेश सर्कुलर इशू करना पड़ेगा। क्यों बेटा, क्योंकि वरना फाइनेंशियल पोजीशन बदलती है ना हर साल, तो लॉ ने बोला हर फाइनेंशियल ईयर तेरे को क्या करना पड़ेगा, एक नया सर्कुलर देना पड़ेगा। सर ये सर्कुलर को 30 दिन के अंदर, कम से कम 30 दिन पहले क्या करवाओगे, रजिस्टर करवाओगे। सर आपको एक डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व बनाना पड़ेगा, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद सर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है तो कंपनी को एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि ना हमने कोई डिफॉल्ट किया है, और अगर डिफॉल्ट किया भी है तो उसको सुधारे हुए 5 साल हो गए। ये वही बात कंपनी बोलेगी जो आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी बोलता है। और सर अगर आपने सिक्योर्ड डिपॉजिट इशू किया है ना, तो आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। सर देखो, सिक्योर्ड मतलब फुल्ली सिक्योर्ड होता है। अगर मान लो 100 करोड़ का डिपॉजिट लिया, 50 करोड़ का डिपॉजिट दिया, बाकी 50 करोड़ 100 करोड़ का डिपॉजिट लिया, 50 करोड़ की सिक्योरिटी दी, तो लॉ बोलेगा इसको अनसिक्योर्ड है। सर पार्टली सिक्योर्ड कुछ नहीं होता, या तो सिक्योर्ड होता है या अनसिक्योर्ड होता है। या तो पूरा डिपॉजिट के अगेंस्ट सिक्योरिटी दिया तो सिक्योर्ड कहलाता है, अगर थोड़ा सा भी छोड़ दिया ना तो अनसिक्योर्ड कहलाता है। और आपको हर जगह फॉर्म में ये लिखना पड़ेगा कि अनसिक्योर्ड है। मतलब सर अगर एक कंपनी है, उसने 100 करोड़ का डिपॉजिट लिया और बदले में उसने सर 80 करोड़ का क्या दिया, 80 करोड़ का अगर जमीन दिया ना एज अ सिक्योरिटी, लॉ बोल रहा है अनसिक्योर्ड है बे। लॉ बोल रहे हैं 100 करोड़ के सामने 100 करोड़ होना हमको कम से कम, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी जोड़ना। तो मैंने कहा पार्टली सिक्योर डिपॉजिट आर टर्म्ड एज अनसिक्योर्ड डिपॉजिट। और सर सुनो, अगर कंपनी एक सिक्योर डिपॉजिट इशू करती है ना, तो उसको डिपॉजिटर ट्रस्टी अपॉइंट करता है। आगे चल करके हम इस बारे में पढ़ेंगे। अब सर ये 5 पॉइंट मैं आपको फिर से बता देता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। सर सेक्शन 73 क्या कहता है, अगर एक पब्लिक कंपनी है या अगर एक प्राइवेट कंपनी है, अगर वो अपने मेंबर से पैसा लेना चाहती है, सबसे पहले ओआर पास करो। सबसे पहले ओआर पास करो, फिर सर्कुलर इशू करो। सर सर्कुलर कौन से फॉर्म में इशू करोगे, डीपीटी 1 फॉर्म में इशू करोगे। सर उसमें आप बहुत सारे क्या दोगे, बहुत सारे इंफॉर्मेशन दोगे। क्या दोगे बेटा, बहुत सारे इंफॉर्मेशन दोगे, सर्कुलर में बहुत सारे इंफॉर्मेशन दोगे। उसके बाद मैंने क्या कहा, सर्कुलर में इंफॉर्मेशन तो दोगे, पर उसके बाद मैंने क्या कहा, आप उसमें ना आपको फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह बताना पड़ेगा कंपनी का। आपको उसमें एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर का रिपोर्ट लगाना पड़ेगा। क्या रिपोर्ट, कि भैया रिपोर्ट में ये लिखोगे कि हमारे कंपनी ने कोई डिपॉजिट में डिफॉल्ट नहीं किया है। सर उसके बाद आपको आरओसी के पास कम से कम 30 दिन पहले रजिस्ट्रेशन के लिए भेजना पड़ेगा। और सुनो, 30 दिन पहले रजिस्ट्रेशन के लिए भेजोगे, सर वैलिडिटी क्या होगी, वैलिडिटी जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है उसके बाद 6 महीना, या एजीएम का डेट, या लास्ट डेट जब एजीएम होल्ड होना चाहिए था, उसके बाद सर आपको एक डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व बनाना पड़ेगा। और अगर आपका सिक्योर डिपॉजिट है तो आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। बस इतने से पॉइंट्स हैं सर। पर मैं आपको बताऊं, ये जो सारे के सारे पॉइंट्स है ना, ये जो सारा का सारा पॉइंट कि डिपॉजिट तेरे को सर्कुलर इशू करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये सारा नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। कौन कहां पे सर, प्राइवेट कंपनीज में। कौन से वाले प्राइवेट कंपनीज में, सर 3 प्राइवेट कंपनी में। पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी होगी, जो अपने लिमिट के अंदर क्या कर रही है, लिमिट के अंदर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है। लिमिट हो गया 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर आप अपने लिमिट के अंदर एक्सेप्ट कर रहे हो। दूसरा, अगर आप एक स्टार्टअप कंपनी हो, क्या हो, स्टार्टअप कंपनी हो, और आप अपने स्टार्टअप कंपनी के शुरू के 5 साल में हो। और तीसरा, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो जो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करती है। सबसे पहला, आपके ऊपर कोई बॉडी कॉर्पोरेट तो नहीं है। दूसरा, आपका जो बोरिंग है वो एक लिमिट के अंदर है। लिमिट क्या है, 2 टाइम्स ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या 50 करोड़, विच एवर इज हायर, ये लिमिट है आपका। और तीसरा, अगर आपने कोई भी बोरोइंग नहीं किया, कोई भी बोरोइंग का डिफॉल्ट नहीं किया है, तब जाके आप एक स्पेशल प्राइवेट कंपनी बनोगे और आपको ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। एक सेकंड सर देख लेते हैं। सबसे पहला सर, अगर आपका जो लिमिट है ना, बोरोइंग है ना, 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं है, या फिर आप स्टार्टअप हो शुरू के 5 साल में, या फिर सर सारे कंडीशन फॉलो करते हो। अच्छा, नॉट एन एसोसिएट ऑफ सब्सिडरी ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। क्या लिखा है सर, आप किसी कंपनी के एसोसिएट या सब्सिडरी नहीं हो। अच्छा, मैंने बोला आपका कोई बॉडी कॉर्पोरेट शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं सर। यहाँ पे क्या लिखा है, आप किसी के एसोसिएट या सब्सिडरी नहीं हो। दूसरा, आपका बोरिंग जो है ना, वो एक लिमिट के अंदर है, विच इज लोअर ऑफ, मैंने यहाँ पे हायर बोल दिया सर, आई एम सो सॉरी, विच इज लोअर ऑफ 2 टाइम्स ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ रुपए। एंड सर मैं क्यों कंफ्यूज हुआ पता है, आज ही एक सेक्शन सीए फाइनल का एक सेक्शन था, सेक्शन नंबर 185।
सेक्शन नंबर 185 में भी इस तरह का एक्सेप्शन है, वहां पे इन्होंने बॉडी कॉर्पोरेट लिखा है, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, एसोसिएशन एंड सब्सिडरी और लोअर ऑफ 2 टाइम्स ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़, और कंपनी का कोई सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन द रीपेमेंट ऑफ द बोरिंग। तो सर ये तीन कंडीशन मीट करोगे तो स्पेशल प्राइवेट कंपनी बनोगे, और आपको क्या नहीं लगेगा, आपको ये जो प्रोविजंस हमने बताया ये सब नाटक नहीं करना पड़ेगा। समझे क्या? अब सर समझो, अगर आपने कंपनी को पैसा दिया था और कंपनी आपको पैसा रीपे नहीं कर पाती तो क्या होगा? तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अरे नहीं ना, अगर आप डिपॉजिटर हो, आपने पैसा दिया था और कंपनी रीपे नहीं कर पा रही है ना, तो आप जाके ट्राइब्यूनल के पास कंप्लेन करोगे और ट्राइब्यूनल जो है आपके फेवर में जो भी ऑर्डर पास करना है वो पास करेगा। सर मेरे को बताओ कितना डिपॉजिट मैक्सिमम ले सकते हो आप? तो सर अगर आप मेंबर से पैसा ले रहे हो ना, तो 35% ऑफ डॉट डॉट डॉट, तीन डॉट मतलब क्या सर, पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व और एसपीए 35% ऑफ डॉट डॉट डॉट। लेकिन सर ये जो 35% का लिमिट है ना, इसमें भी कुछ चेंजेस है सर। अगर आप बात करोगे आईएफएससी पब्लिक कंपनी, आईएफएससी मतलब क्या सर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर वाली कुछ पब्लिक कंपनीज या प्राइवेट कंपनीज, सर आप इसको स्पेशल कंपनीज की तरह याद कर लो, और प्राइवेट कंपनी जो है वो 100% तक ले सकती है। लेकिन सर ये जो मैक्सिमम लिमिट है ना प्राइवेट कंपनी का, ये वापस से दो कंपनी को अप्लाई नहीं होगा। मतलब स्टार्टअप को शुरू के 10 साल में, या फिर वो कंपनी जो वही तीन कंडीशन फॉलो करती है, उनको क्या नहीं अप्लाई होगा, ये 100% का लिमिट भी अप्लाई नहीं होगा। अब सर आप मेरे को पूछोगे सर फिर से बता दो क्या लिमिट है? बेटा जब मेंबर से पैसा ले रहे हो ना, नॉर्मल लिमिट है 35%, किसका? डॉट 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 का। लेकिन आप उसको 100% भी कर सकते हो डॉट 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 का। कौन से दो केसेस में? आईएफएससी पब्लिक कंपनी के केस में और प्राइवेट कंपनी के केस में। बट सर दो प्राइवेट कंपनी है जिसके लिए कोई लिमिट नहीं है। पहला, अगर आप एक स्टार्टअप हो तो शुरू के 10 साल में, और दूसरा आपको 3 स्पेशल कंडीशन वाले क्या हो, प्राइवेट कंपनी हो, आप किसी के एसोसिएट या सब्सिडरी नहीं हो, दूसरा आपका बोरिंग का लिमिट अंदर, लिमिट के अंदर है, और तीसरा आपने बोरिंग जो है उसमें कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है, तब जाके आप क्या बन जाओगे, एक प्राइवेट कंपनी बन जाओगे। सर क्या इतने से पॉइंट समझ आए आपको? क्या इतने से पॉइंट समझ आए आपको? आज कर दूंगा सोहन, आज कर दूंगा, खाली तो बैठा हूं मैं, कोई काम थोड़ी है अपने पास, आज ही कर देंगे, तो टेंशन मतलब। मैं तो देख ही रहा था 6499 में, बोला हाय यार अब से तो करना पड़ेगा, सोहन ने बोला है। सर समझे क्या? एमडी मोबिन स्नेहा के अलावा कोई और? हाँ सर। सर सिंपल रखते हैं, एक बार अभी के लिए बेसिक बेसिक सिंपल सुनो। अभी सर एक बार पढ़ लिए, तुमको मैं क्लास में याद भी करवा रहा हूं सर, मेरी भले स्पीड है, लेकिन जितनी स्पीड में मैं तुमको 3 बार करवा दूंगा ना, उतनी स्पीड में अकेले तुम आधी बार भी नहीं कर पाओगे। मेरी बात सुनो सर, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ सर, सेक्शन 73 देखो, अभी याद कर लो क्या कहता है। अगर एक कंपनी को मेंबर से पैसा लेना है ना, सर्कुलर पहले ओआर पास कर, फिर सर्कुलर बना, कौन से फॉर्म में, डीपीटी 1 में, उसमें बहुत सारा डिटेल्स दे, उसमें तू क्या करवा, स्टैट्यूटरी ऑडिट का रिपोर्ट ले कि हमने कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है, उसमें तू उसको आरओसी के पास रजिस्टर करवा और उसकी वैलिडिटी का ध्यान रख। उसके बाद सर हमने बोला डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व करना पड़ेगा, और आपको सिक्योरिटी क्रिएट करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन सर ये सारा बेसिक प्रोविजन जो है ना, तीन प्राइवेट कंपनी को अप्लाई नहीं होगा। वो प्राइवेट कंपनी जो 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम के लिमिट के अंदर डिपॉजिट ले रही है, या दूसरा वो प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है और स्टार्टअप अपने शुरू के 5 साल में है, और तीसरा 3 कंडीशंस वाली स्पेशल प्राइवेट कंपनी, मतलब क्या, जिसकी कोई एसोसिएट या जो किसी की एसोसिएट या सब्सिडरी नहीं है, या दूसरा बोरोइंग जो है लिमिट के अंदर है, लिमिट क्या है, 2 टाइम्स ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर, और तीसरा क्या है सर, आपने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है, तो आपको ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद सर मैंने क्या कहा, मैक्सिमम कितना होगा आपका डिपॉजिट, 35% होगा नॉर्मली, 100% होगा प्राइवेट कंपनी के केस में यूजुअली, पर कोई लिमिट नहीं लगेगा, मतलब कोई अपर लिमिट ही नहीं है। अगर आप एक ऐसे प्राइवेट कंपनी हो जो स्टार्टअप के शुरू के 10 साल में है, शुरू के 10 साल का स्टार्टअप है, या फिर सर अगर उसने जो लिमिट ले, उसने तीन कंडीशन वाली प्राइवेट कंपनी है, क्या तीन कंडीशन वाली प्राइवेट कंपनी है, समझे सर? उसके बाद मैंने क्या कहा, अब पब्लिक कंपनी वाला देखो, पब्लिक कंपनी वाला प्रोविजन क्या है, अगर आप एक एक्सेप्टेंस फ्रॉम डिपॉजिट करना, एक्सेप्टेंस फ्रॉम पब्लिक करना चाहते हो, तो पब्लिक अगर करना चाहते हो ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एलिजिबल बनना पड़ेगा। सर एलिजिबल कंपनी कौन बनती है, जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, एंड जो प्रायर कंसेंट ले रखा है जनरल मीटिंग में एसआर पास करके, और उसने एसआर को आरओसी के पास फाइल कर लिया है पब्लिक के पास जाने के पहले। मतलब सर तीन कंडीशन, तीन कंडीशन, पहला टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा, या नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा, नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा, या टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा। चैप्टर 1 के रिवीजन में मैंने तुमको नेटवर्थ याद करवाया था, 4 माइनस 3 प्लस 2, 4 माइनस 3 इग्नोर 2, ठीक है,
सर नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है या टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है एंड आपने प्रायर कंसेंट ले लिया है एसआर पास करके एंड आपने वो एसआर को आरओसी के पास फाइल कर दिया है, लेकिन सर एसआर की जगह ओआर लगेगा, डिपॉजिट लेने के लिए ओआर लगेगा अगर आप 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के लिमिट के अंदर है। अगर आप 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के लिमिट के अंदर है तो आपको एसआर नहीं लगेगा बेटा, आपको क्या लगेगा, ओआर लगेगा। अब सर मेरी बात सुनो, अगर आप मेंबर से पैसा, अगर आप पब्लिक से पैसा लेना चाहते हो ना तो सबसे पहले एसआर पास करो, फिर ये सेक्शन का कंप्लाइंस करो और उसके अलावा रूल्स का कंप्लाइंस करो। सर अब मेरी बात सुनो, स्पेसिफिक प्रोविजन आपको लेना पड़ेगा सर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का रेटिंग। सर आपका जो एलिजिबल कंपनी है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग लेगी और उसके बाद ही पब्लिक में जाएगी। सर रेटिंग जो है ना आपको हर साल लेना पड़ेगा ड्यूरिंग दैट टेन्योर, मतलब अगर 3 साल के लिए डिपॉजिट दिया है तो हर साल आपको रेटिंग लेना पड़ेगा और जो कॉपी होगा ना रेटिंग का वो आप आरओसी के पास जमा करोगे डीपीटी 3 में। डिपॉजिट का सबसे पहला फॉर्म डीपीटी 3। और सर आपका जो रेटिंग है ना वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग के नीचे नहीं होना चाहिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग के नीचे नहीं होना चाहिए, वरना कोई मतलब ही नहीं है, वो आपको इन्वेस्टमेंट करने, वो आपको अपना सर्कुलर इशू करने नहीं देंगे। सर बाकी सारे प्रोविजन वैसे ही रहेंगे, एक बार जरा देखो क्या लिखा है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कितना ले सकते हो सर, पहले हमने 35% पढ़ा था, अब उसी 35% को इन्होंने क्या बोला, अगर एलिजिबल कंपनी गवर्नमेंट कंपनी के अलावा कोई और है, मतलब नॉर्मल कंपनी है तो मेंबर से 10 ले लेना, पब्लिक से 25 ले लेना। पर सर अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो टोटल में 35 ले लेना। सर अगर गवर्नमेंट कंपनी के अलावा कोई और है तो मेंबर से 10 और पब्लिक से 25, पर गवर्नमेंट कंपनी है ना तो मेंबर से 35 ले लेना। उसके बाद सर एक सर्कुलर बनाना डीपीटी 1 में, उसमें सारी डिटेल डालना। सर उसके अलावा मैनर ऑफ इशुएंस देखो, अब सर क्योंकि आप पब्लिक को दे रहे हो ना तो मेंबर से अलग, मेंबर्स को अलग से भेजने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ न्यूज़पेपर और वेबसाइट में डाल दो, 30 दिन पहले फाइल कर देना, वैलिडिटी वही, फ्रेश सर्कुलर वही, और इफेक्टिव डेट क्या होगा सर, एक बेसिक पॉइंट बस है कि जिस दिन आपने एडवर्टाइजमेंट इशू किया, जिस दिन आपका न्यूज़पेपर में ऐड आया उसको डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट मानेंगे, और जिस दिन सर्कुलर डिस्पैच किया था उसको इशू ऑफ सर्कुलर मानेंगे, जिस दिन सर्कुलर डिस्पैच किया था उसको इशू ऑफ सर्कुलर मानेंगे। कोई भी नया पॉइंट नहीं है सर, एक्सेप्ट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पब्लिक के केस में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट स्प्लिट हो जाता है, मेंबर से 10% और पब्लिक से 25%, मेंबर से 10% और पब्लिक से 25%, समझे क्या? हाँ सर, अब उसके बाद सर समझो कंपनी कॉमन पॉइंट्स, डिपॉजिट अंडर सेक्शन 73 एंड 76, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनोगे क्या? रे ओ मालिक, ओ स्नेहा, मोबिन, मुस्कान, बाकी लोग क्या कर रहे हो? कसम से यार मैं ना तुम्हारा लाइव नहीं लूंगा यार, तुम लोग कैसे करते हो यार, मैं तुम्हारे लिए रिकॉर्डेड ही डाल दूंगा। सुनो यार, सुनो सुनो दोस्तों, मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा सर, सर डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व की बात करते हैं। डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व क्या कहता है सर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजर्व है जो आपको बनाना पड़ेगा। सुनो मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, लॉ ये कहता है कि आपको हर साल के 30th अप्रैल के पहले, किसके 30th अप्रैल के पहले आपको कुछ अमाउंट जमा करवाना पड़ेगा डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व में। सर कौन सा अमाउंट, जो नेक्स्ट ईयर आपका अमाउंट मेच्योर हो रहा है ना, नेक्स्ट ईयर आपका अमाउंट मेच्योर हो रहा है ना, उसका कितना परसेंट बेटा, देखो उसका कितना परसेंट आपको जमा करवाना पड़ेगा, नॉट लेस देन 20%, मतलब कम से कम 20% जमा करवाना पड़ेगा। और ये पैसे को आप एक अलग से शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट में रखोगे जिसका नाम है डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व। सर एक अलग से बैंक अकाउंट खुलेगा, वहां पे आप उसको रखोगे। सर ये पैसों का पर्पस क्या होगा, पर्पस होगा कि आप इसको रीपेमेंट के लिए यूज करोगे, और मिनिमम बैलेंस कभी भी करेंट ईयर के मेच्योरिटी से 20% से कम नहीं जाना चाहिए। क्या कहा मैंने, आप हर साल में 30 अप्रैल के पहले अगले साल जो अमाउंट मेच्योर हो रहा है एक्स, उसका 20% आप कहां पे डालोगे, 20% ऑफ एक्स आप कहां पे डालोगे, डीआरआर में। वो डीआरआर में पैसे क्या करोगे, यूज किस चीज के लिए, रीपेमेंट के लिए। पर सर सुनो मेरी बात, रीपेमेंट के लिए यूज तो करोगे पर कभी भी उसका मिनिमम बैलेंस जो है ना वो 20% ऑफ करंट ईयर मेच्योरिटी से कम नहीं जाना चाहिए। सर इसका मैं एग्जांपल लेकर के यहां पे नहीं समझाऊंगा क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है, आप लोगों को पता है हमने क्लास में ये फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर का कितना इंटरप्रिटेशन निकाला है, पर जो लोग देख रहे हैं आपको एग्जाम में सिर्फ ये लिख के आना है, फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर का 20% डालो और करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर का 20% मेंटेन करके चलो। सर उसके बाद सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट प्रोविजन, सर टेन्योर ऑफ ए डिपॉजिट, सुन लो मेरी बात। सर डिपॉजिट जो है ना, अगर मैं जीरो से बोलूं तो मिनिमम 6 महीने का रहता है और मैक्सिमम 36 मंथ्स का रहता है। सर 36 मंथ्स के ऊपर का बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और 6 महीने से पहले तुम अपने से कम का डिपॉजिट नहीं इशू कर सकते। पर सर लॉ ने बोला 3 महीने के बाद का और 6 महीने से पहले का मेच्योरिंग वाला डिपॉजिट इशू कर सकते हैं अगर दो कंडीशन मीट होता है। सबसे पहले सर आप लोगों को शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट है, और दूसरा आपका जो ये अमाउंट है ना ये 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व प्लस एसपीए से कम है, तब जाके तुम ऐसा डिपॉजिट रेज कर सकते हो जो 3 महीने के बाद रीपेबल है पर 6 महीने से पहले रीपेबल है। पर सर इस पीरियड में तो कतई अलाउड नहीं है, मतलब सर कुछ भी हो जाए 0 to 3 मंथ्स अलाउड नहीं है, 3 months to 6 months में दो कंडीशन है, 6 months to 36 months नॉर्मल है और 36 मंथ्स के बाद प्रोहिबिटेड है। ये आपका टेन्योर का प्रोविजन है सर।
समझे क्या? हाँ सर। अब सर उसके बाद सुनो, क्रिएटिंग ऑफ चार्ज इन केस ऑफ अ सिक्योर डिपॉजिट। अगर आपने डिपॉजिट ले रखा है जिसमें आपने सिक्योरिटी दी है, तो लॉ कहते हैं 30 दिन के अंदर अंदर आपको चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा इन फेवर ऑफ या तो डिपॉजिट होल्डर या ट्रस्टी। सर चार्ज का जो अमाउंट होगा ना, याद रखना, जो भी असेट को एज अ सिक्योरिटी दे रहे हो उसका अमाउंट डिपॉजिट के अमाउंट से ज्यादा होना चाहिए। डिपॉजिट प्लस उस पे जो इंटरेस्ट है उसके अमाउंट से ज्यादा का आपका क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। मार्केट वैल्यू कौन बताएगा सर, रजिस्टर्ड वैल्यूअर बताएगा। और सिर्फ एक बात सुनना यार, सुनना, सिर्फ टैंजिबल असेट को गिरवी रखवाना, इनटैंजिबल असेट को गिरवी नको रखवाना रे बाबा। सर अभी बताओ डिपॉजिट ट्रस्टी का कैसे अपॉइंट होता है। सर डिपॉजिट ट्रस्टी याद कर लो। सर डिपॉजिट ट्रस्टी कौन है, ये कंपनी है, ये बहुत सारे डिपॉजिट होल्डर्स है, तो उनके फेवर में काम करने के लिए कंपनी एक डिपॉजिटर ट्रस्टी को अपॉइंट करेगा। कौन अपॉइंट कर रहा है सर, कंपनी अपॉइंट करेगा। सर उसका एक रिटर्न कंसेंट आपको लेना पड़ेगा, और ये रिटर्न कंसेंट मिल गया है ऐसा बात आपको सर्कुलर में देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ट्रस्टी पहले आता है, बाद में सर्कुलर इशू होता है। और सर उसके बाद सुनो, आपका डिपॉजिट ट्रस्टी डीड में भी आपको एंटर करना पड़ता है सर्कुलर इशू करने के पहले। मतलब सर पहले आप डिपॉजिट ढूंढोगे, डिपॉजिट ट्रस्टी, उसका नाम सर्कुलर में डालोगे, उसके साथ एक ट्रस्ट डीड में एंटर करोगे, और उसके बाद सर्कुलर इशू करोगे, तभी जाकर के काम चलेगा। अब सर क्वालिफिकेशन क्या होता है एक ट्रस्टी का, ध्यान से सुनो। सर डॉक्टर डीजीपी है। डॉक्टर डीजीपी क्या है सर, वो छोड़ो, एक बार बेसिकली पढ़ो। आप ट्रस्टी बनना है ना आपको, तो आप डायरेक्टर, की मैनेजर पर्सन या कोई और ऑफिसर कैश के या नहीं होने चाहिए, या फिर खुद एक डिपॉजिटर नहीं होने चाहिए। डायरेक्टर नहीं होने चाहिए, की मैनेजर पर्सन नहीं होने चाहिए, या खुद एक डिपॉजिटर नहीं होने चाहिए। दूसरा, यू शुड नॉट बी इनडेटेड टू कैश और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। या तो कैश, कैश मतलब क्या सर, कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी होल्डिंग, वहां पे आप इनडेटेड नहीं होने चाहिए। आपका कोई मटीरियल पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, आपने कोई गारंटी नहीं दी होनी चाहिए, और आपने ये ए वाले पर्सन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। सर सुनो, पहला, आप डायरेक्टर नहीं हो, ऑफिसर नहीं हो, एम्प्लॉय नहीं हो। दूसरा, आप क्या नहीं हो, इनडेटेड नहीं हो, मतलब आपको पैसा देने का नहीं है। तीसरा, आपका कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं है। चौथा, आपने गारंटी नहीं दे रखी है। और पांचवा, आप पहले वाले से रिलेटेड नहीं हो। तो लॉ ने क्या पहले वाले से रिलेटेड नहीं होने चाहिए, तब जाके आप क्या बन जाओगे, क्वालिफाइड हो जाओगे। सर आप समझे क्या? अरे बोलो। सर क्या है कि आप अगर ट्रस्टी बनना चाहते हो ना सर, एक बार फिर से मैं आपको याद करवाता हूं, देखो फिर से तीसरी बार रिवीजन करेंगे। सर आप ना डायरेक्टर नहीं होने चाहिए, की मैनेजर पर्सन नहीं होने चाहिए, ऑफिसर या एम्प्लॉय नहीं होनी चाहिए। कहां पे बेटा, कैश में। या फिर सर आप खुद एक डिपॉजिटर नहीं होने चाहिए, या फिर सर आप खुद ना इनडेटेड नहीं होने चाहिए। किसको, कैश को या सो को। सो मतलब सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग। सर सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग मतलब ये कंपनी है, ये इसकी होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी को जो दूसरी सब्सिडरी है ना, उसको हम सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कहते हैं। उसके बाद सर आपका कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, आपने गारंटी नहीं दी होनी चाहिए, और आप ये पहले वाले लोगों के रिलेटिव नहीं होने चाहिए। तब जाके हम क्या मानेंगे, आपको इंडिपेंडेंट मानेंगे, और आप डायरेक्ट डिबेंचर ट्रस्टी बन सकते, डिपॉजिट ट्रस्टी बन सकते हो। उसके बाद सर रिमूवल ऑफ ट्रस्टी। सर एक बार अपॉइंट हो गया तो रिमूव भी हो सकता है क्या? हाँ सर, रिमूव करने के लिए आपको कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग, जितने भी डायरेक्टर है ना सबका कंसेंट लगेगा। और अगर कंपनी के पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना, तो कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तो आने की जरूरत है, कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर जो ट्रस्टी होता है वो इंसान होता है कि मतलब इंडिविजुअल होता है कि कंपनी होता है? सर लॉ में लिखा है पर्सन, तो वो एक कंपनी भी हो सकता है। सर क्या, बस इतना ही सर। उसके बाद आप एक रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट मेंटेन करोगे। सर रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट मतलब क्या, एक बेसिक रजिस्टर जिसमें आप डिपॉजिट होल्डर का नाम, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिपॉजिट कितना दिया, कब से शुरू हुआ, कब खत्म होगा, मेच्योरिटी क्या है, ये सारी चीजें डाल करके रखोगे सर। हर एक डिपॉजिटर का डिटेल डाल करके रखोगे। सर इसमें जो एंट्री है ना, वो 7 दिन के अंदर कर दोगे। एंट्री टू बी मेड विद इन 7 days ऑफ इश्यूएंस ऑफ रिसीट और ऑथेंटिकेटेड बाय डायरेक्टर। जिस दिन आपने रिसीट दिया ना, उसके 7 दिन के अंदर अंदर एंट्री कर देना, और सीएस उसको क्या करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा। उसके बाद सर ये जो रजिस्टर है ना, यू विल प्रिजर्व फॉर नॉट फॉर 8 years फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर इन विच लेटेस्ट एंट्री वाज मेड। लेटेस्ट एंट्री मतलब अभी नया नया ताजा ताजा जब डिपॉजिट इशू हुआ था ना, उसके 8 साल तक आप क्या करोगे, मेंटेन करोगे। सर उसके बाद नेक्स्ट सुपर इंपॉर्टेंट प्रोविजन, प्री मेच्योर रीपेमेंट। क्या लिखा है मैंने, प्री मेच्योर रीपेमेंट। सर सिंपल सा प्रोविजन है, अगर मान लो मैंने डिपॉजिट किया था 3 साल के लिए, 3 साल के लिए, और सर मैं चला गया 1 साल बाद डिपॉजिट के रीपेमेंट के लिए। लॉ ने क्या बोला, सुन बे, पहले तो सुन, पहले तो तू 6 महीने तक रीपेमेंट के लिए जा ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। पहले के 6 महीने में तू रीपेमेंट मांग ही नहीं कर सकता, प्री मेच्योर हो ही नहीं सकता। पर सर उसके बाद अगर 6 महीने के बाद आप जा रहे हो, तो समझो आप गए 1 साल के बाद, तो लॉ कहता है जो भी तेरा 1 साल का इंटरेस्ट रेट था ना, उसमें 1% का पेनल्टी कटेगा, और तेरे को नेट रेट के हिसाब से क्या मिल जाएगा, तेरे को इंटरेस्ट मिल जाएगा। मतलब मान लो 3 साल का इंटरेस्ट रेट 10% था, 8 साल का, 1 साल का 7% था, तो तेरे को 7% में से 1%, 6% कट के 6% का इंटरेस्ट मिल जाएगा, जितने भी समय के लिए तेरा लोन था।
उतने समय के लिए 6% के रेट के हिसाब से इंटरेस्ट मिल जाएगा सर आफ्टर 6 months बट बिफोर एक्सपायरी इफ डिपॉजिटर रिक्वेस्ट इट द रेट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी 1% देन व्हाट वुड बी पेबल फॉर पीरियड फॉर विच द डिपॉजिट हैड एक्चुअली रन। जितने समय के लिए डिपॉजिट एक्चुअल में चला उसके लिए जितना पेबल होता ना उसमें से 1% कम कर दो भैया। तो सुनो सर, पर सर अगर 6 महीने से कम का पीरियड आ रहा है उसको 0 years मानना, 6 महीने से ज्यादा का पीरियड आ रहा है तो उसको 1 साल मानना। सर देखो कभी भी आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हो ना तो इंटरेस्ट के लिए क्या निकालते हो आप, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू, अरे बोलो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। सर प्रिंसिपल तो आपका फिक्स है उसमें कुछ चेंज होगा क्या? नहीं सर, आपका रेट आपका टाइम तो फिक्स है ना। टाइम फिक्स क्यों है सर? क्योंकि आपको पता है कब से कब तक एक्चुअल बतला है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। हम सिर्फ बात कर रहे हैं रेट। भैया तू ये बता जितने समय के लिए तेरा इंटरेस्ट ये चला डिपॉजिट उतने समय के लिए अगर एक्चुअल में चलता तो कितना परसेंट मिलता? तो हमने बोला 7%। उसमें से 1% काट कितना? 6% हो गया। ये 6% तेरे को अभी मिलेगा सर, 6% मिलेगा, समझ गए? पर मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं कि 1 साल के लिए इन्वेस्ट करता तो 6% 7% मिलता, पर 2 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करता तो 9% मिलता। पर मैंने तो इन्वेस्ट किया है 1 साल 7 महीने के लिए, 1 साल 7 महीने के लिए। तो लॉ ने बोला सुन भाई, अगर 1 साल 7 महीना है ना तो इसको तू 2 साल ही मान, 2 साल का तेरे को 9% मिलता ना तो तू यहाँ 9% डाल, उसमें 1% काट, 8%। तो देखो 8% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। और टेन्योर क्या होगा? अबे टेन्योर तो फिक्स रहेगा ना, वो तो 1 साल 7 महीने का ही है ना सर। ये प्लीज याद रखना, इस पे एक एमसीक्यू आया था जो बहुत सारे बच्चों ने गलती की थी, मैंने तुमको बता दिया। सर ये जो 1% है ना ये पेनल्टी है, 1% जो है ये पेनल्टी है। अब सर सुनो, ये जो 1% का पेनल्टी है ना ये दो केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। पहला, अगर कंपनी अपने कंप्लायंस की वजह से आपका पैसा लौटा रही है। सर कंपनी को आपने 3 साल के लिए पैसा दिया था, कंपनी अपने खुद के कंप्लायंस की वजह से अगर आपको पैसा जल्दी लौटा रही है ना तो उसमें 1% की पेनल्टी नहीं लगेगी। दूसरा सर, अगर कोई वॉर रिस्क की वजह से या किसी इमरजेंसी की वजह से तुम्हारा पैसा लौट आ रहा है तो लॉ ने बोला उस केस में भी आपको क्या नहीं लगेगा, पेनल्टी नहीं लगेगा, अगर किसी वॉर रिस्क या इमरजेंसी की वजह से पैसा आ रहा है। उसके बाद सर, प्री मेच्योर क्लोजर फॉर अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझो सर क्या होता है, अगर आज मैंने 8% के रेट से डिपॉजिट दे रखा है, अब सर 8% के रेट से डिपॉजिट दे रखा है और कल को मेरे को दिखता है कि नया डिपॉजिट आया जिसमें 9% मिल रहा है, नया डिपॉजिट आया जिसमें नया परसेंट मिल 9% मिल रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं, अपने एग्जिस्टिंग डिपॉजिट को क्लोज करके नए डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकता हूं। सिर्फ शर्त इतनी सी है कि जो नया डिपॉजिट है ना उसका टेन्योर कम से कम एग्जिस्टिंग डिपॉजिट के बचे हुए टेन्योर से ज्यादा होना चाहिए। मतलब सर आज अगर मैंने पैसा लगाया था कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, और सर कितने परसेंट पे, 7% के लिए, और आज से 1 साल बाद और 3 साल के लिए आया एक डिपॉजिट 8% पे, तो सर मैं क्या कर सकता हूं, इसको क्लोज करके इसमें पैसे डलवा सकता हूं। पर सिर्फ इसीलिए डलवा सकता हूं क्योंकि इसके टेन्योर के बाद भी इसका टेन्योर चलता जा रहा है। सर ये प्री मेच्योर डिपॉजिट वाला पॉइंट हो गया। सर उसके बाद बच्चों वाले पॉइंट है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सीलिंग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और ब्रोकरेज पे कितना सीलिंग है? सर वही हाईएस्ट रेट जो आपने एनबीएफसी को अलाउ किया है वही रेट कंपनी को भी है, कंपनी भी उतना ही मैक्सिमम इंटरेस्ट दे सकता है जितना एनबीएफसी दे सकता है। उसके बाद सर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। सर अगर दो नाम पे डिपॉजिट कर रहे हो, मतलब क्या, ज्वाइंट नाम पे, ज्वाइंट नाम मतलब क्या, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्वाइंट नाम पे अगर डिपॉजिट कर रहे हो ना सर, आप डिपॉजिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सर 3 से ज्यादा डिपॉजिटर नहीं होने चाहिए। उसके बाद सर डिपॉजिट रिसीट इशू होगा। सर मेरे को बताओ डिपॉजिट रिसीट कब इशू होगा? सर जिस दिन आपका पैसा आ गया, जिस दिन आपका पैसा आ गया या रियलाइज हो गया उसके 21 डेज के अंदर डिपॉजिट रिसीट इशू होगा, जिसमें ऑफिशियल्स जो है वो साइन करके आपको देंगे। उसके बाद सर एक अमेंडमेंट वाला प्रोविजन आया है। सर अमेंडमेंट क्या आया है, आपको एक रिटर्न ऑफ डिपॉजिट फाइल करना पड़ेगा इन द फॉर्म डीपीटी 3। सर डीपीटी 3 दोबारा आ रहा है, इसमें आपको 31 मार्च जब खत्म होगा ना उसके बाद 30 जून के पहले पहले एक ड्यूली ऑडिटेड रिटर्न फाइल करोगे, उसके साथ एक डिक्लेरेशन दोगे कि ऑडिटर ने जो डीपीटी 3 दिया था ना वो वाला भी यहाँ पे अटैच करोगे। सर मैंने क्या बोला आपको, सर आपका जब 31 मार्च खत्म हो जाता है 30 जून तक आप क्या फाइल करोगे, डीपीटी 3 फाइल करोगे, और वो डीपीटी 3 ड्यूली ऑडिटेड होगा और एक डिक्लेरेशन कि हमने इसका ऑडिट कर रखा है वो भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा डीपीटी 3 फॉर्म में। सर एक डिक्लेरेशन कि हमने ऑडिट कर रखा है। सर ये एक अमेंडमेंट है, ये लाइन लिख लेना जो आप प्रिंट आउट करोगे उसमें भी। उसके बाद सर एक बार आपने डिपॉजिट इशू कर दिया तो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑल्टर नहीं कर सकते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। सर पेनल्टी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अगर आप डिपॉजिट रीपे नहीं कर पाते हो ना तो आपको 18% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा। और कॉन्ट्रावेंशन का क्या पेनल्टी है? सर अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है जिसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है तो सर कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को कितना फाइन लगेगा, 5,000 तक का फाइन, और कंटिन्यूइंग की केस में 500 रुपए पर डे। बस 5,000 तक का फाइन और कंटिन्यूइंग के केस में 500 रुपए पर डे, ये आपका पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ आई? अरे बोलो, डिड यू अंडरस्टैंड और डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? हो क्या तुम लोग मेरे साथ?
हाँ सर, ये एक लाइन लिख लिया ना आपने, यहाँ पे बस आपको ये एक लाइन आगे लिखना क्या है, एंड डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट शैल बी सबमिटेड बाय द डायरेक्टर बाय द ऑडिटर इन डीपीटी 3। डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट, डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट मतलब क्या, मैंने ऑडिट किया है, ऐसा डिक्लेरेशन देना पड़ेगा ऑडिटर को डीपीटी 3 फॉर्म में। समझ ला काहे? अरे बोलो समझला काहे? सर ये मैंने क्या किया, 73 के प्रोविजन अलग, 76 के प्रोविजन अलग और सारे कॉमन पॉइंट्स अलग कर दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि आईसीआई मॉड्यूल अगर आप देखोगे तो बहुत कंफ्यूजिंग बना रखा है इन्होंने। उसके बाद सर सेक्शन 76 ए कुछ भी नहीं है, पेनल्टी है सर, वो सिर्फ ये कहता है कि कंपनी अगर सेक्शन 73 का कंप्लायंस नहीं करती है या 76 का कंप्लायंस नहीं करती है तो कंपनी पे पनिशमेंट लगेगा सर, पेनल्टी। सर ये पेनल्टी आप पढ़ लेना, इसमें मेरा कोई वैल्यू ऐड नहीं है। मैं आपको सेक्शन 74 बता देता हूं सर, वैसे तो ये भी रेलेवेंट नहीं है, पर लॉ ने क्या बोला, देख भाई, 2014 को मान लो ये लॉ आया, तो उस समय इसने क्या बोला कि अब से डिपॉजिट जो है वो मैक्सिमम 3 साल का रहेगा, यानी कि मैक्सिमम 36 मंथ्स का रहेगा। पर अगर सर कोई कंपनी ने 2012 में डिपॉजिट इशू किया होगा 10 साल का, क्या वो इशू कर सकता था? हाँ। तो लॉ ने बोला अब जब हमारा अमेंडमेंट आया है ना, अब जब हमारा नया लॉ आया है ना, तो हम आपको ट्रांजिशन पीरियड देंगे। ट्रांजिशन पीरियड क्या होगा सर? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जब ये नया लॉ आया इसके 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर तुम आरओसी को बताओ कि तुम्हारे क्या क्या डिपॉजिट पेंडिंग है। तुम आरओसी को बताओ क्या क्या डिपॉजिट पेंडिंग है, और यहीं से 3 साल के अंदर अंदर तुम डिपॉजिट को रीपे भी कर दो। पर अगर तुम 3 साल के अंदर रीपे नहीं कर पाओगे ना, तो अप्लाई करके एक्सटेंशन के लिए मांग लो और आरओसी आपको एक्सटेंशन दे देगा। पर हम चाहते हैं कि यहाँ पे सारी चीजें कंप्लायंस में आ जाए, तो लॉ ने क्या कहा कि वेयर द डिपॉजिट वाज एक्सेप्टेड ऑन कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट 1 अप्रैल 2014, तो आपको 3 महीने के अंदर क्या बताना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ ऑल द डिपॉजिट एक्सेप्टेड, और उसको 3 साल के अंदर रीपे करना पड़ेगा, और मेच्योरिटी डेट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन सर अगर अगर आप अपना समय पे डिपॉजिट दे रहे हो विदाउट एनी डिफॉल्ट, देन अबव कंडीशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कंप्लाइड विद। सर फिर आप ट्राइब्यूनल से एक्सटेंशन मांग सकते हो अगर आपकी कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, पर सर अगर आप कॉन्ट्रावेंशन करते हो तो आप पे पेनल्टी लगेगा। सर सिंपल सा ट्रांजिशन प्रोविजन है, एकदम भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है सर। आपका 1 अप्रैल 2014 को ना आपको 3 महीने के अंदर क्या करना था, आपका कितना डिपॉजिट है वो बताना था, और 3 साल के अंदर रीपे करना था। पर सर अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पुअर है तो आप मांग करके एक्सटेंशन भी ले सकते थे, और पर सर एक्सटेंशन दुनिया भर का एक्सटेंशन हुआ था, कोई भी पैसा समय पे नहीं दे पाया था। सर क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? अरे बोलो, डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट सर? यस सर, दैट्स इट, अ कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन ऑन सेक्शन ऑन द चैप्टर डिपॉजिट। आई होप आपको समझ आया होगा सर। एक ब्रॉड ओवरव्यू लेकर के कंफर्ट ले लो चैप्टर में सर। चैप्टर आपका मोस्टली 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला डिपॉजिट का डेफिनेशन बताओ, और डिपॉजिट के डेफिनेशन में क्या क्या नहीं आता है, क्या क्या नहीं आता है। उसके बाद सेक्शन 73 बताओ, सेक्शन 73 में भी क्या मैक्सिमम लिमिट है और क्या आपके एक्सेप्शन है। उसके बाद सर सेक्शन 76 बताओ, उसमें भी क्या मैक्सिमम लिमिट है, बस ये बताओ। और उसके बाद सर कॉमन पॉइंट्स बहुत सारे हैं, वो कॉमन पॉइंट्स बताओ। ये आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है सर। अगर आपको रिवीजन करना है ना, एक काम करो, एक A4 साइज पेपर लो, और वो A4 साइज पेपर में ना अभी जब आपने पढ़ लिया तो अभी और एक आधा घंटा लगेगा, इसको नोट्स में ना इस तरीके का चार्ट बना करके यहाँ पे सारे की पॉइंट्स डाल लो। की पॉइंट जैसे कि क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एप्लीकेशन मनी की बात करूं, तो आपको पता है जो भी पैसा सब्सक्रिप्शन के लिए आया है वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। लेकिन सर अगर 60 मंथ्स के अंदर, 60 डेज के अंदर अलॉटमेंट नहीं हुआ तो 15 दिन के अंदर रिफंड करो। नहीं 15 दिन के अंदर रिफंड किया तो उसको एप्लीकेशन मनी को डिपॉजिट मान लेंगे। तो आपने 60 डेज प्लस 15 डेज लिखा ना, तो आपको प्रोविजन याद हो जाना चाहिए। ऐसा एक A4 साइज पेपर में बना, एक ही पेपर में जितने पॉइंट है सारे एकदम कीवर्ड्स लिख दो, फिर वो एक पेपर से जब रिवाइज करोगे ना एकदम अलग ही मजा आ जाएगा। एग्जाम के पहले 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। समझो सर। अगर आइडिया पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। अगर तुम चाहते हो इस तरह का समरी मैं बनाऊं, हाँ, क्योंकि तुमने मेरे को रखा जो है काम पे, तुम्हारे बोले सर हम पास होना चाहते, करके दो। तो तुम लोग अगर चाहते हो मैं बनाऊं तो कमेंट पे मेरे को बताना। अगर बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो अपन कोशिश करेंगे। मेरे पीछे मत पड़ जाना चाकू लेकर के, जैसे ही मेरे पास फ्री टाइम मिलेगा मैं कोशिश करके आपके लिए बना दूंगा। पर कमेंट में बता जरूर देना। और सर अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है बेटा, लाइक कर देना। वीडियो का लाइक टारगेट बहुत कम, बस हम लोग 150 लाइक्स का रखेंगे। तुम लोगों का काम है लाइक जरूर कर देना, मेरी तुम लोगों को दुआ मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आया तो डू मेक श्योर दैट यू गिव सम कमेंट्स, बिकॉज योर अप्रिसिएशन इज माय मोटिवेशन। I'll see you in tomorrow's session at 7 p.m. in the evening. Take care. Bye bye. Good day. Good night. ठीक है? चलो गाइस, बाय।